नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में नियम 134A को लेकर घमासान अभी भी बदस्तूर जारी है। एक तरफ निजी स्कूल संचालक हैं जो कि इस नियम के विरोध में पूरी तरह से अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी आदेश है कि 134A के तहत दाखिले किए जाएंगे, हर हाल में होंगे। प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालकों ने 134A के खिलाफ अब अपने तेवर और भी ज्यादा सख्त कर दिए, कड़े कर दिए। शुक्रवार को जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पदाधिकारियों ने ऐलान कर दिया कि 134A का किसी भी सूरत में पालन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि राज्य सरकार उनके खर्चे की भरपाई करे। निजी स्कूलों ने 9 मई को सीएम आवास के घेराव का प्लान भी तैयार कर लिया। उधर आज ही सीएम मनोहर लाल ने भरोसा भी दिया, लेकिन स्थिति अभी भी साफ हो नहीं पाई। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इतना उलझा हुआ मामला आखिर कब सुलझेगा, कैसे सुलझेगा 134A का विवाद, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं और सरकार कहती है कि रास्ता निकल जाएगा। विवाद में बच्चों का भविष्य दांव पर है, अभिभावक परेशान है, जिम्मेदार कौन है, ये भी एक सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं। क्या आरटी लागू करने से वाकई समस्या का समाधान हो जाएगा, जिस पर निजी स्कूल संचालक लगातार कायम है? इन्हीं तमाम अहम सवालों पर आज की बड़ी बहस। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालकों ने 134A के खिलाफ अब अपने तेवर काफी कड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि 134A का वो किसी भी सूरत में पालन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि राज्य सरकार इसके खर्चे की भरपाई करे। निजी स्कूलों ने 9 मई को सीएम आवास के घेराव की बात भी कही। अगर सरकार ये कहती हमारे पैसा नहीं है, ऐसे मत तो खत्म करो 134A को, क्योंकि हरियाणा को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी ये नियम लागू नहीं है। प्रदेश भर में निजी स्कूलों का हंगामा जारी रहा। पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार, करनाल और यमुनानगर के साथ साथ प्रदेश के सभी हिस्सों का नजारा शुक्रवार को ऐसा ही नजर आया। पानीपत के करीब 450 स्कूल संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कहते हुए लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया। निजी स्कूलों ने नियम 134A के विकल्प भी गिनवाए। एक है 134 को निरस्त करके आरटी लागू की जाए और गरीब बच्चे को डायरेक्ट वोचर या उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में फंड दिया जाए। 134A के विरोध में खड़े निजी स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट स्वीकार करने की बात कहते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। बात गुड़गांव की हो या फिर कुरुक्षेत्र की, हर जगह निजी स्कूल संचालकों ने इसी तरह विरोध जताया। करनाल में भी निजी स्कूलों ने मोर्चा खोला। 2 दिन की हड़ताल में शामिल होते हुए उधर हिसार के निजी स्कूल संचालकों ने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। सरकार और निजी स्कूलों की लड़ाई के बीच बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यमुनानगर में भी निजी स्कूल शुक्रवार को बंद रहे। हंगामा हर तरफ से बरपा है। निजी स्कूल संचालकों ने एक तरफ से तीखे तेवर अख्तियार किए हैं, तो दूसरी तरफ से अभिभावकों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। सोनीपत में नियम 134A के तहत निकाले गए ड्रॉ के विरोध में छात्र अभिभावक संघ ने कैबिनेट मंत्री कविता जैन के आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मामले का हल निकाल लिया जाएगा। बातचीत चल रही है उनसे और 134A के अंतर्गत ही स्कूली बच्चे जो मेधावी छात्र हैं, उन मेधावी छात्रों को वहाँ एडमिशन लेकर के पढ़ाएंगे और उसके बदले में उनको सरकार कुछ पैसा भी देगी। वो पैसा उनको शायद पिछले वर्ष का मिला नहीं होगा, उसको जल्दी दे करके और वो सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। नियम 134A पर छात्र अभिभावक संघ और निजी स्कूलों में तकरार बढ़ गई है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में तुले हैं और इस बीच सरकार भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर मसले का हल निकलेगा कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी हाँ, इन्हीं सवालों के साथ चाहे वो निजी स्कूल संचालक हो, एसोसिएशन से जुड़े लोग हों या फिर अभिभावक हों, सभी सड़कों पर आ गए। एक तरफ पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा है चिलचिलाती धूप में और दूसरी तरफ बच्चों के लिए। लेकिन उसी बच्चों के मसले को अगर उठाकर देखें तो निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि दरअसल हमारी अपनी दिक्कतें हैं। ना सिर्फ अनुदान की बात है, उसके साथ साथ कुछ और भी उनकी मांगे हैं। इन तमाम चीजों पर हल कब निकलेगा, सवाल इसी बात का है। कैसे सुलझेगा 134A का विवाद, ये अहम सवाल जिसको हम चर्चा में शामिल करेंगे। विवाद में बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा है, समय इसमें व्यर्थ हो रहा है, जिम्मेदार कौन होगा, यह भी एक सवाल है।
और तीसरा कि क्या वाकई राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई लागू करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, और क्या ये मांग जो कर रहे हैं निजी स्कूल संचालक ये वाकई बच्चों के हित में भी है, उनके भी हित में है, या फिर इसमें किसी एक का ही हित सद रहा है। क्यों आखिर 134A पर कायम है सरकार, और क्यों आखिर उसके विरोध में निजी स्कूल एसोसिएशन के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ हैं स्टूडियो में, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त रमन मलिक साहब, नेता बीजेपी के हैं, दिल्ली स्टूडियो में, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और युद्धवीर सिंह हमारे साथ प्रतिनिधि हैं निजी स्कूल संघ पलवल क्षेत्र से, खासतौर या मैं ये कहूं कि निजी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ओवरऑल अपनी वो बात रखेंगे। बहुत स्वागत है युद्धवीर जी आपका भी। और चंडीगढ़ से हमारे साथ रंजीता मेहता जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक भी मेरे साथ है, बहुत स्वागत है प्रदीप मलिक आपका भी। सबसे पहले युद्धवीर सिंह, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, संक्षेप में आप कुछ बताना चाहते थे। पहले आपने कहा कि कुछ इतिहास के बारे में भी चर्चा करने के साथ अभी की स्थिति पर आप क्या अपना रुख स्पष्ट करेंगे, यहां पर तमाम दर्शकों के बीच में अपनी बात रखें। देखिए ऐसा है, इससे पहले हम नेशनल चैनल पे हैं, इससे पहले कि हम 134A की आज की स्थिति पे आए, आज के मुद्दे पे आए, मैं बताना चाहूँगा कि 1995 में हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। उसके रूल्स बने 2003 में जाकर। उस रूल में एक रूल है 134। ओरिजिनली उस रूल में 134 के तहत 3.5% बच्चे जो कि विकलांग बच्चे या दूसरे दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए रिजर्वेशन था। ठीक है। इसको 4-5 दफ़ा चेंज किया गया। 2013 तक आते आते इसमें 5 दफ़ा बदलाव आया। बदलाव जो लाया गया वो ये था कि 3.5% से उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ठीक है। उसको 25% को फिर दूसरे बदलाव में आया कि वो 25% बच्चों का खर्चा दूसरे 75% पेरेंट्स वहन करेंगे। ठीक है। पेरेंट्स ने इस पर एतराज़ उठाया तो उसे बदल के उसको हटा दिया गया कि 25% का खर्चा जो है 75% पेरेंट्स वहन करेंगे। उसके बाद 10% पे आ गया। ठीक है। एनीवे 2013 तक ये मामला, आज अगर इसको देखें तो ये 2003 से 2016 13 साल हो गए हैं। इसकी लड़ाई कोर्ट्स में, कोर्ट से बाहर, एजिटेशन के रूप में और इस रूप में चलती रही। इसका समाधान नहीं निकल पाया। ठीक है। 134A की मुख्य कमियां जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये एक ऐसा अव्यावहारिक नियम लाया गया है। उस अव्यावहारिक नियम के अनुसार एक बच्चा जो कि गवर्नमेंट स्कूल से आता है, हिंदी मीडियम से आता है, उसको 6ठी कक्षा से 7वीं कक्षा, 7वीं से 8वीं कक्षा या 5वीं से 6ठी कक्षा, वो ला करके 5 स्कूलों की उसको चॉइस दी गई इसके मैकेनिज्म के अनुसार, और उस बच्चे को उस स्कूल में दाखिला मिल गया। अब वो कैसे चल पाएगा हिंदी मीडियम से ओवरनाइट, वो कैसे मेधावी बन जाएगा? हाई कोर्ट का फैसला जो इस पे आया, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। वो आया 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है। उस फैसले के अनुसार 3 कैटेगरीज रखी हाई कोर्ट ने। कक्षा पहली में आरटीई लागू होगा। आरटीई एक सेंट्रल एक्ट है। ठीक है। ठीक है। हरियाणा में 134 जो लाया गया 1995 का एक्ट और रूल्स जो आए, वो सिर्फ हरियाणा का कानून है। और उस कानून के तहत जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो उसमें ये कहा गया कि सरकार बच्चों को पहली में आरटीई में दाखिला देगी प्राइवेट स्कूलों में, और उनका जो रीइंबर्समेंट किया जाएगा वो आरटीई के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। कक्षा 2 से 8 तक उन बच्चों को जो कि मेधावी बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनको सरकार उसका रीइंबर्समेंट प्राइवेट स्कूलों को देगी। 10% उनका रिजर्वेशन रखा गया। जो स्कूल हुडा की जमीन पर बने हुए हैं उनमें 20% होगा। इस प्रकार से तीसरा जो उनका फैसला था, वो महत्वपूर्ण फैसला ये था कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जो बच्चे सरकारी स्कूलों में फीस देते हैं, जो कि नेग्लिजिबल है, कुछ फीस नहीं है, वो वही फीस प्राइवेट स्कूलों में देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस फैसले को लागू नहीं करते हैं। लेकिन मेरी जितनी जानकारी, और उस पर हमने पहले भी चर्चा की, आपने बहुत सारी इतिहास के साथ साथ बातें बताई हैं कि कैसे नियम बनते चले गए और आप लोग या सभी उसमें उलझते चले गए। किसी का भला नहीं हो रहा है, ना आपका भला हो रहा है आपके मुताबिक, और ना ही अभिभावकों का, उनके बच्चों का। लेकिन पहली में आरटीई के तहत दाखिला, ऐसी भी खबरें हैं या ऐसे भी प्रमाण हैं कई जगहों पर कि निजी स्कूल संचालकों ने वहां मनमानी की, वहां पर उनको दाखिला नहीं दिया। इसमें आप लोगों में भी मतभेद है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जब ये हाईकोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद सरकार ने एक बदलाव कर दिया कि पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजे जाएंगे, उसके बाद जो एडेड स्कूल्स हैं उनमें भेजे जाएंगे, उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में भेजे जाएंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या था सरकार का कि पैसा ना दिया जाए प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि ये बच्चे जो पहली में आते, ये दूसरी में आते, फिर तीसरी में आते और सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ते। अच्छा, इसको एक अलग नजरिए से भी अब आप देखिए, इस साल उन्होंने जो मैकेनिज्म निकाला है उसमें उन्होंने क्या किया कि 2 कैटेगरीज बना दी इस 134A में आने के लिए। एक वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों से आएंगे, उनका रिजल्ट क्या लिया जाएगा, पिछले 4 महीने के उनकी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो परसेंटेज ली जाएगी। ठीक है। जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आएंगे उनके लिए एक एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर RTE, उसमें बच्चे का आप एग्जामिनेशन नहीं ले सकते। ठीक है। इन्होंने एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। उस एग्जामिनेशन के बाद इन्होंने मेरिट की परिभाषा रखी कि जो बच्चे 55% मार्क्स ले लेंगे वो मेरिटोरियस है, मेधावी बच्चे हैं। क्या ये मजाक नहीं है मेरिटोरियस शब्द का अपने आप में? ठीक। अच्छा, जो बच्चे अपीयर हुए उसमें से आप देखेंगे कहीं पे 400 बच्चे अपीयर हुए, कहीं पे 600 बच्चे अपीयर हुए। पास हो रहे हैं कुल 100 बच्चे, 150 बच्चे ना। वो पास होने वाले बच्चों को, उनको एक प्रक्रिया ये है कि 5 स्कूलों का आप नाम दे दीजिए जो अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, उसमें हम आपको एलोकेट कर देंगे। ठीक है। अब ये बताइए, ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के अनुसार ना तो ये बच्चों के हित में है, ना ये स्कूलों के हित में चलिए, है। समझ लिया कि ना स्कूलों के हित में है ना बच्चों के हित में, और पैमाना भी जो मेजरमेंट आप बता रहे हैं कि मेधावी कितने परसेंट पे, या तमाम तरह के और पहलू, उसको मिलाकर कुल मिलाकर हम देखें तो वाकई ये किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। ये निजी स्कूल संचालक की तरफ से, संघ की तरफ से युद्धवीर जी का मानना है। लेकिन इस वक्त सरकार की स्थिति क्या है? रमन मलिक जी, आप बताइए। मुखिया ने आज भी कहा, मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द हल निकल जाएगा। ड्रॉ निकलने लगे हैं, बहुत जगहों पर ड्रॉ आने वाले हैं। लेकिन उस बीच में एक तरफ अभिभावक भी सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं, एक तरफ निजी स्कूल संचालक भी, उनका एसोसिएशन भी सड़क पर बैठा हुआ है। आप दोनों के बीच में फंसे हुए फिर भी कहते हैं कि रास्ता निकल जाएगा, जबकि इतनी पेचीदगियां हैं उसके लिए जिम्मेदार आप नहीं, पुरानी सरकारें भी हैं, जिसका जिक्र, जिन नियमों का जिक्र कर रहे थे युद्धवीर जी, आप हल कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि एजुकेशन को, विद्या को बिजनेस बनाया हुआ है बहुत सारे स्कूलों ने आज, और ये सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। विद्या एक ऐसी चीज है जो किसी एक की भभूति नहीं है, ना उसके ऊपर आपका एक स्वामित्व होना चाहिए। आप कोई स्कूल चला रहे हैं जिसमें आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो काम जो है, आप अगर जो फीस लेते हैं वो फीस लेकर आप बच्चों की डेवलपमेंट में लगाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन ये भी देखा गया है कि उन्हीं स्कूल की मैनेजमेंट के लोग 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। उन स्कूलों के मैनेजमेंट के लोगों का सारा खर्चा उन स्कूलों के इंस्टीट्यूशंस में चलता है। उसमें कई नेताजी लोग भी हैं, हाँ, जिसका भी हो, इमैटेरियल, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कुछ हो। मेरा कहना और सरकार का मानना स्पष्ट है, विद्या के ऊपर आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो एजुकेशन इज नॉट फॉर बिजनेस। ये हमारी सरकार का स्टेट में भी और सेंटर में भी बहुत स्पष्ट है। विद्या के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि विद्या धन भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो बांटो तो बड़े और बिन बांटे घट जात। उसी का परिणाम आज हरियाणा में आप देखेंगे और दूसरी जगह में, कि ये जो डिप्राइव करा गया सोसाइटी को, बड़ी बड़ी फीसें बना के, बड़ी बड़ी चीजें दिखा के, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है। जब अगर कहीं पे, अभी गुड़गांव का एक इंसिडेंट हुआ कि एक स्कूल में से 40 बच्चों के नाम काट दिए गए क्योंकि वो बढ़ी हुई फीस नहीं दे रहे थे, और ऑलरेडी उस स्कूल की फीस साल की कुछ लाखों में है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब एक कैप पड़ा हुआ है 20% का, या जो स्कूल फी एडजस्ट करने के लिए या उसको डिटरमिन करने के लिए अथॉरिटी है, जो लोकल कमिश्नर होते हैं, IAS लेवल सीनियर हैं, अगर उन्होंने एक फैसला दे दिया और आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उससे आगे एक और सवाल, अगर आपको सरकार के फैसले इतने आर्बिट्रेरी लग रहे हैं, और ये नियम आज का नहीं है कि हमने ले आए हैं, ये नियम काफी समय से है। बिल्कुल। कोर्ट हाँ। में भी गए और कोर्ट ने भी आपके खिलाफ भी बहुत सारी बातें बोली। आप मेरे को ये बताइए
कि जो फंड्स आपके पास इकट्ठे होते हैं, आप हर साल एडमिशन फीस लेते हैं, हर साल आप एडमिशन फीस ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं? एडमिशन फीस के साथ बहुत सारी चार्जेस और भी हैं। एडमिशन फी, एनुअल फी, अगर आप 6-6 हजार, 8-8 हजार, 5-5 हजार रुपया महीने की फीस ले रहे हैं, 3-3 हजार रुपया बसों की फीस ले रहे हैं, एवरेजली 8 से 10 हजार एक मेट्रोपॉलिटन में ले रहे हैं, तो आप उसके साथ एनुअल फी किस लिए ले रहे हैं? ठीक है, उसके ठीक है, ठीक है। अलावा- रमन जी, अब इसका अतुल जी, मैं आपको एक और चीज बोले बहुत संक्षेप में सर, बाकी मेहमान के पास भी जाऊंगा। हाँ। मेरा मानना यह है कि इन बच्चों का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनका हक उतना ही है जितना एक साधारण बच्चे का, ठीक है, क्योंकि ठीक है। बच्चा अपनी पसंद से पैदा नहीं हुआ है, एक। और दूसरी चीज, जहां तक ये 55% की बात कर रहे थे, आप अगर आज उसको 75% कर दें या आप उसको नीचे कर दें, सरकार ने या सिस्टम ने एक बड़ी ध्यान से सोचते हुए 55% रखा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के तरह से आपको दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई यूनिफॉर्म। चलिए, ठीक है, ठीक है, तो इसी का हम जवाब लेंगे। युद्धवीर जी आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके पहले हम बहुत संक्षेप में कुछ बात करें। रंजीता जी के पास जवाब दे जाऊंगा। दूं। आप मुद्दे से थोड़े भटक गए, आप फीस पे चले गए। अगर आप उसका भी जवाब लेना चाहते हैं, मैं उसका भी जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन जो 155% की बात आ गई 134A के तहत, क्या आप मजाक बनाना चाहते हैं? 55% का बच्चा मेधावी है। हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये EWS सेक्शन के लिए और मेधावी बच्चे के लिए इसमें रिजर्वेशन है। 134A का किस गरीब तरह से- बच्चों के लिए नहीं है, नहीं, मेधावी बच्चे के लिए, गरीब EWS का। यहाँ पे बहुत सारे मामले। अतुल जी, एक मिनट, EWS का बच्चा उसी प्रकार से आरक्षण की एक परिधि में आता है, मतलब मॉरली, जिस तरह से कोई और आएगा, और उसके लिए अगर ये इतना नियम ये पैमाना बनाया गया है तो गलत कोई नहीं। गलत नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है। EWS की परिभाषा नहीं क्या सर, है? वो सारी चीजें हम जानते हैं सर। प्लीज, मैं चाहूंगा बाकी मेहमान भी जरा बीच में आ जाए हमारी चर्चा में। रंजीता जी बताइए, युद्धवीर सिंह ने जो कहा, उन्होंने बताया कि कहां से इतिहास और उसके बाद में क्या कुछ अभी चल रहा है, और उस बीच में तमाम लंबे अरसे तक आप लोग मौजूद थे सरकार में, आपकी सरकार, और उसमें क्या बदलाव हुए क्या नहीं हुए बताने की जरूरत नहीं। आप इनकी बात से कितनी सहमत या असहमत हैं, और रमन जी जिस बात पर फोकस कर रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? रंजीता जी। देखिए, जहां तक युद्धवीर जी ने बात बताई, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, बहुत अच्छा ज्ञान दिया और सबकी इसमें नॉलेज बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। जहां तक बाबा रमन जी की बात है, जो भी श्लोक पढ़ाकर बता रहे थे कि जितनी बढ़ाओ पढ़ाई तो बढ़ती है, जितनी ना बांटो तो घटती है, कहीं भी उन्होंने इस पूरी अपनी चर्चा के दौरान 134A की बात नहीं की, जिस मुद्दे के विषय पर बैठकर हम आज बात कर रहे हैं। आज तक तो मैं ये मानती थी कि बीजेपी सरकार अनुभवहीन है, पर आज ये भी यकीन होता जा रहा है कि ये जो कहते हैं ना, दूरदर्शी भी नहीं है। अब जब ये देखिए कि सबसे पहले इन्होंने भद्दा मजाक बच्चों के साथ तब शुरू किया जब इन्होंने 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव सारे सरकारी स्कूलों के अंदर बनाया। जब आप उस स्कूल में ये उत्सव मना रहे थे, आपका सब चीज ऑनलाइन है, हर चीज में आप ई-टेंडरिंग की बात करते हैं, उसी दिन आप लोगों ने इन एग्जाम्स की घोषणा क्यों नहीं की? सबसे पहले बड़ा सवालिया निशान तो ये है। आज जब मई के अंदर दूसरे बच्चे जो अप्रैल में दाखिल हो गए थे, पहले सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे हैं, वहीं हमारा ये सेक्शन जो अभी तक दाखिला भी नहीं हुआ है, अभी एडमिशन की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आप ये देखिए कि इन्होंने सबसे पहले मजाक किया कि इन्होंने ऑनलाइन घोषणा से लोगों का आवेदन मांगा। अब आप ये बताइए कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग कितना ऑनलाइन और नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा मजाक हुआ कि इन्होंने जो स्कूल्स थे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स टोटल बनाए कि कितने बच्चों को वो दाखिल करेंगे। उसके ऊपर तीसरी मार मारी, इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम रख दिया। उस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान कई बच्चों को रोल नंबर ही नहीं दिए गए सरकार के द्वारा, और जो अभिभावक थे वो इधर उधर भागते रहे। ठीक है। उसके बाद 41,000 बच्चों में से सिर्फ 17,000 बच्चे जो थे वो एग्जाम दे पाए, और उसमें से सिर्फ 14,000 बच्चे पास हुए। अब 14,000 बच्चे हैं। मतलब रंजीता जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना बाकी लोग समझ पा रहे हैं कि आप लोगों के दौर में जो कड़े कड़े नियम बनाए गए थे उसको और इन्होंने कड़ा कर दिया या और उलझा दिया, जिससे 134A भी उलझा और बाकी और मसले उलझ गए। लेकिन जिम्मेदार कौन है और कैसे सुलझेगा मसला, सवाल फिर लौट के वहीं आ जाता है। इसका जवाब हम इनेलो की तरफ से भी ले लें और फिर वरिष्ठ पत्रकार से भी कुछ पूछ लें। मैं चाहूंगा जरा एक प्रतिक्रिया यहाँ पर अरविंद जी की तरफ से हो जाए। अरविंद जी, कौन जिम्मेदार और कैसे
सुलझेगा साहब? ये तो बिल्कुल सुलझने की स्थिति में है नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं बात चल रही है, सुलझ जाएगा। रमन जी को हमने सुना, वो तो सीधे तौर पर जो कुछ उन्होंने कहा, उनको बाबा की उपाधि भी मिल गई है रंजीता जी की तरफ से, लेकिन जो उन्होंने कहा है साफ जाहिर है कि वो उस मनमानी या वो एक असल में मोनोपोली जो हो गई थी उसके खिलाफ है, उनकी सरकार, उनकी पार्टी खिलाफ है। सुलझता कहां दिख रहा है? अतुल जी, सबसे पहले तो ये भी देखना होगा कि 134 की जरूरत क्यों पड़ी। उस वक्त की जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खुद ये मान लिया कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते अपने सरकारी स्कूलों में, तो इसीलिए उन्हें जरूरत पड़ी कि 134 के प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाए। तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम असमर्थ हैं। दूसरी बात, आज जो अगर ऑन एवरेज अगर निकाली जाए, सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसका ऑन एवरेज 30,000, लगभग 30,000 सालाना खर्चा एक बच्चे का। जब आप वो 30,000 खर्च करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई फ्री में पढ़ा देगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात कहूंगी, कांग्रेस ने ही आरटीई लाया था कि राइट टू एजुकेशन, और उसमें ये है कि वो खुद पे करेंगे, मतलब सरकार खर्चा वहन करेगी उन सब बच्चों का, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। बिल्कुल, दूसरी तरफ ये खुद ही 134 से लिया है कि भाई सर प्राइवेट स्कूलों में 10% फ्री पढ़ाने होंगे, तो ये खुद ही एक विरोधाभास था इनकी अपनी बातों में। दूसरी बात, तब से और अब तक, ये आज तक इस बात को, चाहे कांग्रेस रही या बीजेपी रही, इसे आज तक भी लागू नहीं करा पाए। हर साल की ये समस्या, हर साल बच्चे अपने इन अवसरों से, जो ये नियम है इसके तहत वंचित रह जाते हैं। तो ये कांग्रेस की भी कमी रही और आज बीजेपी की भी है, जो इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं सबको अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए साहब, पर उसके लिए कोशिश भी तो कीजिए। क्योंकि 2015 में जब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसमें यह भी कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन देना होगा 10% ईडब्ल्यूएस को, परंतु सरकार को भी उनका खर्चा उठाना, बिल्कुल वहन करना पड़ेगा। उससे क्यों पीछे हटती रही? आज भी अगर मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा हुई है, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितनी कीमत देंगे या क्या रेट पर देंगे, क्योंकि जो 134A है उसमें तो ये कहा गया है कि सरकारी दरों पर दिया जाएगा पैसा, जो है भुगतान सरकारी दर तो 150 रुपए। उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्राइवेट स्कूल वाला तैयार मानेगा नहीं। फिर एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा, वो फिर कल को फिर एक प्रदर्शन लेकर खड़े हो जाएंगे। तो सरकार को ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चे को उसका पढ़ने का हक मिलना चाहिए, इसमें उसकी गलती नहीं है कि वो गरीब घर में। दिक्कत इसी बात की है कि कांग्रेस भी मानती थी, आरटीई भी लेके आई, 134 भी। नहीं अतुल जी, परंतु सरकार को मामला सुलझा लेना चाहिए, लेकिन समस्या क्यों बढ़ी? ये पिछले साल भी थी, तब भी मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब थे, आज भी हैं, और आज मई में है, और आज 6 तारीख है मई की, और अभी तक भी ये मामला नहीं सुलझा। तो बच्चों के 2 महीने, अप्रैल और मई, तो मुझे लग रहा है निकल, यानी नियत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं अरविंद जी, नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप मलिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पत्रकार के नजरिए से हम कैसे समझें इसको? कांग्रेस भी इसमें लपेटे में है, लेकिन आज चूंकि वो विपक्ष में है तो वो कहेंगे कि हम बिल्कुल दोषी नहीं है। बीजेपी की इस वक्त जिम्मेदारी है, वो अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन नीयत नहीं दिख रही है, और मामला जो सुलझा हुआ कभी नहीं था वो और भी ज्यादा उलझ गया है। जिस तरीके से भी आश्वासन दिया जा रहा है, ये आश्वासन का पिटारा कब तक दिया जाएगा? समय बीत रहा है। अतुल जी, देखिए, तालमेल है की जो कमी है वो तो झलक ही रही है। अगर तालमेल सही होता प्राइवेट स्कूलों में और सरकार के बीच में, तो 1 अप्रैल को ही 134A के तहत जो गरीब और मेधावी बच्चे, उनके एडमिशन हो चुके होते, जो अभी तक नहीं हो रहा। और दूसरी क्या बात है कि प्राइवेट जो स्कूल संचालक हैं वो भी अब धमकी देने लगे हैं, यहाँ तक कहने लगे हैं कि जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का जो किराया बढ़ाया, टैक्स लगाया, वो कम करो, वो भी कम करो। इस तरह की बातें आ रही हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, हरियाणा में 6,225 प्राइवेट स्कूल हैं, सारे मिला के 6,225। अगर आप नियम कायदे की बात करने लग जाएं तो 6,225 स्कूलों में से तो काफी ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल का जो आपको मान्यता मिलती है, वो उसकी आप टर्म कंडीशन ही पूरी नहीं करते। उसके लिए सरकार बार बार इनको एक्सटेंड देती है, इनको तिथि बढ़ाती रहती है कि हम आपको इस आगे तक आपको देते हैं कि इस दौरान आप अपनी सारी कंडीशन पूरी कर लीजिए। लेकिन और कई जगह ऐसे भी स्कूल हैं जहां 1 लाख रुपए गज जमीन है, वहां इनको इतनी सस्ती दी हुई है, बड़े शहरों में, गुड़गांव जैसे शहर में। और वहां पर अभी तक क्या होता रहता था, किसी स्कूल के स्टाफ के बच्चों को दिखा के आंकड़े दिखाते रहते थे कि हम गरीबों को पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार को भी कुछ इस तरीके से एक बेहतर इनमें तालमेल बना के बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनको दाखिले के लिए कोई उचित अच्छा कदम उठाए, तब तो बात है। अदरवाइज, हालांकि सीएम साहब भी कह चुके हैं कि जो गरीब बच्चे, जो मेधावी बच्चे जिनका एडमिशन देंगे, उनका खर्चा हम देंगे। लेकिन जो ये खर्चा देंगे, तो ये बात मार्च में हो जाती तो 1 अप्रैल से वो बच्चे पढ़ना भी शुरू कर देते। अब देखिए ना, मई महीना है, और मई महीने में
जो पहले सेमेस्टर के तो पेपर शुरू हो जाएंगे 9 मई से कई प्राइवेट स्कूलों में, तो बच्चा कब तैयारी करेगा, कब तैयारी करेगा और ये फिर सारी कितना बातें हैं। परसेंटेज तो आएगा, इसके लिए मेधावी का एक पैमाना अच्छा फिर कैसे coordination तय होगा? बनाना युद्धवीर जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? युद्धवीर जी, देखिए, ये कुछ भ्रांतियां हैं जो जनता के जानबूझ करके सरकार जैसे आप स्पष्ट करें, कौन सी भ्रांति? भ्रांतियां जो कि प्राइवेट स्कूल पढ़ाना नहीं चाहते गरीब बच्चों को। मैं कहता हूं इसमें एक बहुत बड़ा पहलू इन्वॉल्व है। हाई कोर्ट में ये सारे मैटर्स एग्जामिन किए जा चुके हैं। उसमें जो फैसले आए हैं उसमें कहा गया कि मेधावी बच्चा हो और गरीब परिवार का हो। ईडब्ल्यूएस सेक्शन की परिभाषा क्या है जो कि हाई कोर्ट में दी हुई है? वो ये है कि गजट इनका है हरियाणा एजुकेशन गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिनांक 3/6/2011 का, जिसमें 5 कैटेगरी हैं जिनको के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी माना गया है। पहली कैटेगरी बीपीएल बच्चा, चाहे वो रूरल सेक्टर से आता हो ठीक है, या अर्बन से हो। दूसरा जो बच्चा दिव्यांग बच्चा हो। तीसरा जो एचआईवी पीड़ित बच्चा हो। चौथा जो अनाथ बच्चा हो। पांचवा जो फौजी विधवा का बच्चा हो। ठीक है, इससे बाहर कैसे जाएंगे आप? अच्छा, दूसरा इसमें एक और लेटर है 27/9/2011 का जो हाईकोर्ट में दाखिल किया गया। उसमें कहा गया ईडब्ल्यूएस के मायने केवल बीपीएल कार्ड होल्डर्स। उसमें ये जो ले आए सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं, तहसीलदार बना रहे हैं, उसको मार्क कर रहे हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। वो एजुकेशनल पर्पसेज में कोई कहता है मेरी 60,000 इनकम है, कोई कहता है मेरी 80,000 इनकम है, कोई कहता है मेरी 40,000 इनकम है, और इनको दाखला दो, उनको एलोकेट किया जा रहा है। वहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जीवाड़ा के अलावा फर्जीवाड़ा के अलावा आई हैव ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आई हैव ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ कॉन्क्रीट केसेस। स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 साल से फीस दे रहे हैं, और फीस दे करके उनके मकान देखिए, आलीशान महलों की तरह से मकान है, और आज वो सर्टिफिकेट लाके कहता है मैं तो गरीब हूं, मैं तो मजदूर हूं। क्या वो हकदार हैं इसके? बीपीएल कैटेगरी के ही अगर आपका हाईकोर्ट का डिसीजन है। अरविंद जी सहमत हैं इस बात से? आप कुछ गड़बड़ी है इसमें? ये तो ठीक है, इनकी अपनी राय हो सकती है, स्कूल चला रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए सरकार में, क्योंकि ये शिकायतें सुनने को तो आती हैं कि जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपने लोगों के बीपीएल कार्ड बनवा देते हैं। परंतु अगर ऐसा है तो सरकार उसकी जांच करे। परंतु ये जरूर है कि स्कूलों को एडमिशन देना चाहिए बच्चों को, अगर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेधावी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, जो कि नियम है, नियम के अकॉर्डिंग स्कूलों को देना चाहिए। परंतु सरकार को भी उसका जो सरकार को भरपाई भी करनी चाहिए, और ये पैमाना भी तय होना चाहिए कितना भरपाई करेंगे। सरकारी भुगतान 150 करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा। जहां तक भुगतान का सवाल है, देखिए अपने स्कूलों पे खर्च करते हैं 32,000 रुपए पर ईयर पर चाइल्ड। हमें कहते हैं 200 रुपए और 400 रुपए का झुंझुना ले लो पर मंथ। आप मुझे चला करके दिखा दीजिए अपने स्कूलों को 200 रुपए और 400 रुपए में। ठीक है, ये भी एक पहलू है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके पहले रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन जी अपनी बात रखें, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप अगर चाहें तो मैं आपको 10/3/2016 का एक सर्कुलर दे सकता हूं, जहां पे कंडीशंस भी दी गई हैं, और एड्स जो जैसे रंजीता जी व्यंग करती हैं एक बोलने के लहजे में, यहाँ ही नहीं और चैनल्स पे भी करती हैं कि झूठ बड़े मजे से बोलती हैं, और ये शायद कांग्रेस की एक नीति है। यहाँ पे हमने मार्च महीने में 18 मार्च को डेडलाइन दी हुई है कि एड्स आ जानी चाहिए, जो कि आ चुकी हैं। तो अगर आप जरा शांत रहिए, मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग है जिसके ऊपर मैं आपके ऊपर केस डालूंगा। आपने बहुत अश्लील लफ्ज इस्तेमाल करे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, तो आप तो चुप रहिए अभी। उसके अलावा वैकेंसीज 25 मार्च तक दिखाना चाहिए था, बहुत सारे स्कूलों ने नहीं कराए। उसके अलावा 18 अप्रैल तक सारे ब्लॉक लेवल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, बहुत सारे स्कूलों ने वो नहीं करा। अगर प्राइवेट स्कूल्स को ये लगता है आज कि सरकार गलत है और ये सरकार जो भी कानून बने हुए हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ये इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे लोग ये जरूर इनको बोलेंगे कि एक तो आप चाहे एजुकेशन बोर्ड से अपने जो एम्पैनलमेंट है वो हटा लीजिए, उसके बाद जो लीगल कोर्स होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये जो अंदाज है, ये रमन जी मैं आपकी बात को अगर समझूं तो ये अंदाज अगर आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं
दो ही चीजें हो सकती है। अगर ये गलत है तो आप We will इतने go- सख्त हो, ये सरकार इतनी सख्त हो, जो इतनी आपने सख्त requirement होगी, मांगी, लेकिन उसका पूरी तरह हम से कानून आपको से रिजल्ट ऊपर मिलना ना चाहिए। किसी को जाने लेकिन देंगे, ना अभी किसी तक कोई अधिकार रास्ता का- निकलता ना दिख किसी नहीं को रहा, किसी अभी का भी अधिकार लेने आश्वासन नहीं देंगे। मिल रहा, और इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों का भविष्य जो अभी इस वक्त अंधकार में है या समय व्यतीत हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप अपने हित के लिए, ये अपने हित के लिए लड़ हमारा रहे कोई हैं हित और नहीं है, राजनीति जनहित करने सिर्फ वाले हमारा हित अपना है। हित साध रहे हैं। लेकिन सरकार में आप हैं, सिर्फ जनहित हमारा हित है। सरकार का यही काम है, वही उसका हित है कि जनहित हो। हम तो अपने धर्म उसके से लिए काम कर अब रहे हैं। रिजल्ट आना जरूरी है। कब तक ये हम चर्चा करते रहेंगे बैठकर रोज स्टूडियो में धारा स्टूडियो में 134 हम से? बैठ के ये बात एक करते छोटा हैं सा कि- ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं, फिर इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, वक्त अब कम रह जाता है, इसलिए कट टू कट अपनी बात करें। सबसे पहले रंजीता जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आप सीधे तौर पर मौजूदा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे रही है। बात बड़ी पुरानी है और उस पुरानी बात में सबसे ज्यादा दौर आपका ही रहा। आज की स्थिति में क्यों आखिर सरकार की तरफ से रमन जी जो कह रहे हैं उलझी हुई बात इनके लिए यानी निजी स्कूलों के लिए, उस पर आप आपत्ति कर रही हैं? अपने दौर में वही बात आपको सही लगती थी, और आपको क्या लगता है किससे हल निकल जाएगा? कौन जिम्मेदार है इन बच्चों के भविष्य के या इनका समय जो बर्बाद हो रहा है उसके लिए? और आरटीई आपको क्यों लगता है विकल्प? और आरटीई विकल्प था तो फिर 134 की जरूरत क्या थी आपके दौर में भी? देखिए अतुल, जहाँ तक इस आरटीई की एक्ट की बात है, 3 साल पहले हम इसको लेकर आए थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई थी। उसमें से 1 साल 9 महीने इस प्रेजेंट सरकार को हो चुके हैं। हमने एक नई चीज की अच्छी इनोवेशन की शुरुआत की थी। अब उसके तहत अगर पेमेंट्स ड्यू हैं और इन्होंने अभी तक बकाया नहीं दिया है तो इसके लिए मौजूदा सरकार ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। और जब भी पिछले साल भी पूरा पछड़ा पड़ा था, पिछले साल भी हम डिबेट पे इस टॉपिक पे बैठे थे, तो पूरा 1 साल और बीत गया। हमारे शिक्षा मंत्री जी किस चीज की वेट कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों में वो शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे, सरकारी स्कूलों को वो अपग्रेड नहीं कर रहे, प्राइवेट स्कूल्स के साथ वो मनमानी कर रहे हैं। जहां पे बस परमिट के पहले 850 रुपए लगते थे, अब उसी के 25,600 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो अपनी चीजों को पैसा बटोरने वाले काम तो शिक्षा मंत्री जी को आते हैं। और जहां तक गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात है, उसको लेकर वो कितने सीरियस है अब आप सबको दिख रहा है। आज 1.5 महीना हो गया जब पानीपत पे लोग सड़कों पे आ गए, अंबाला पे लोग सड़कों पे आ गए, कैथल पे लोग सड़कों पे आ गए, रिवाड़ी में लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर इन्होंने रिजल्ट निकाला। तो हर चीजों की डिमांड को पूरा करने के लिए सारी जनता को इनके सामने प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं? सड़क पर उतरना जब ये पड़ेगा, नौबत नाक से प्रदर्शन ऊपर तभी निकल जाकर जाती कुछ है, बात बनेगी। उसके बाद यानी ये आपका आनंद कहना खाने है में कि फटाफट आपका कैसे- आरटीई भी सही दिशा में था, आप लोग सरकार इनको से ये बाहर भी चले गए बताना थे। चाहिए इनके नेताओं के कितने स्कूल्स हैं। देखिए मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कहना चाहूँगा जी। मेरे दोस्त ने जिक्र किया एक लेटर का 10/3/2016 का। ये मैकेनिज्म का लेटर है। दिस मैकेनिज्म इज सो फॉल्टी दैट इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। व्हाई इट इज सो, लेट मी टेल यू। इसी लेटर में आप पीछे देखेंगे गवर्नमेंट ने एक वो दिया है कि जो स्कूलों को इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है या बसों की रिबेट मिलती है उनको 2 से कक्षा 8 तक कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। पढ़ लीजिए लेटर उठा करके। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कहाँ से ले आए जब बीपीएल उसमें है? बीपीएल वालों को दीजिए। ईडब्ल्यूएस की परिभाषा उस पर क्यों ले आए जो कि एक फर्जीवाड़े का और करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ का माना है कि MIS लाने के बाद इस साल 5 लाख बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं हुआ है। ठीक है। 4 लाख बीपीएल कार्ड कैंसिल हुए हैं, वो सब फर्जीवाड़े के थे। और ये एक नया फर्जीवाड़ा बन के उभर के आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, अतुल जी, वन स्मॉल पॉइंट। बोले, ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन या क्लास जो एक आरक्षण का भी एक प्रावधान है, उसको आप फर्जीवाड़ा नहीं बोल सकते। हाँ, उसकी नीयत जिस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करा जा रहा था आज तक, उस पे आप सवाल उठाएं,
वो अलग विषय है, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से एग्जीक्यूट बिल्कुल कर रहे हैं, हम ठीक सब है। चीज को लेकिन पारदर्शी दिख नहीं रहा बता है रहे ना, हैं। किसी को नहीं दिख रहा है, इनको भरोसा नहीं हो रहा। अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरविंद जी, अतुल जी, रंजीता जी कह रही हैं कि जो 134 से कोई लाए थे वो 2013 में लाए थे और 2013 से 14 तक जो पूरा सेशन था उसमें इनकी सरकार थी। क्यों नहीं दे दिया इन्होंने पैसा उस 1 साल का? भाई आप सबसे अभी पहले 3 साल का बाकी है, शायद 3 साल 3 का साल बाकी है। हाँ। शुरुआत तो यही करके गए। अगर ये उसी वक्त ऐसा नियम बना कर जाते कि इतनी पेमेंट हम करेंगे ताकि निजी स्कूल जो है वो भी संतुष्ट रहते और बच्चों के एडमिशन टाइम पर हो जाते, और जो स्कूल उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं देंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा ये भी ये मेंशन करके जाते, तो आज ये दिक्कत ही नहीं होती। बीज तो इनका बोया हुआ। एक और ये करके गए थे नो डिटेंशन पॉलिसी कि किसी को भी फेल नहीं करना, उसका बीजेपी ने भी विरोध किया, परंतु ताजुब देखिए आज 1.5 साल सरकार को हो गए, आज तक वो नियम बदला नहीं गया। आज भी नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है। विरोध तो करते हैं बीजेपी वाले, पर उसे हटाया नहीं है। तो आज अगर बात की, एक मिनट जी मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। तो आज की अगर बात की जाए 1.5 साल बहुत वक्त होता है, और मार्च तक की ये जो बात कर रहे हैं रमन मलिक जी, हमने मार्च में जो लेटर भेजा है इसी साल, उस लेटर में वो मैकेनिज्म है कि किस तरह से एडमिशन होगा। बिल्कुल, उसमें ये जिक्र नहीं है कि कितना पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। अगर ये पैमाना तय नहीं, अगर ये पैमाना तय हो जाता तो आज ये दिक्कत ही नहीं होती। नहीं, उस लेटर में तो ये है कि पेमेंट नहीं करना। जब आप आंदोलनकारियों को टेबल पर बुलाकर बात कर सकते हो तो स्कूल पेमेंट नहीं करने का जिक्र बुलाकर बात कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, अतुल जी, उसे सॉल्व कर दीजिए। जो बच्चों का भविष्य है कम से कम वो तो कर। आज आप लगाइए समय कम है, संक्षेप में। यूनिट टेस्ट रमन जी, होता है, बच्चों का हो गया। एक इसमें से लेटर का हिस्सा पढ़ रहा हूं और कोट कर रहा हूं। स्कूल्स फेलिंग टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 134A ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट 2003 अमेंडेड इन 2013 shall be subjected to withdrawal of recognition by department under the relevant rules on the recommendation of district committee. An aggrieved person can submit their complaint on either before the district level committee or block level committee. It must be ensured that above the instruction should be complied within letter and spirit of the by the private school. इसका लास्ट पढ़ दीजिए। इसी का लास्ट का वो जो नीचे नोटिफिकेशन है कि जिन स्कूलों को इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, बसों में रिबेट मिलती है, उनको रिएम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। पढ़ दीजिए इसे। और दूसरी चीज नहीं है जो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम पेमेंट करेंगे। दूसरी चीज, एक मिनट भारद्वाज जी, दूसरी बड़ी चीज जो कोर्ट रूलिंग के हिसाब से कोर्ट ने भी बहुत क्लियरली बोला था that they should be reimbursed as per the government norms, whatever government जो खर्च रही है। वही तो है कि गवर्नमेंट नॉर्म Why don't you come out with it? मुख्यमंत्री ने वो बोल दिया कि उनका रिबस करेंगे। Why don't you come out with it? हुआ, भाजपा में भी नहीं हुआ। वो नॉर्म्स क्या? देखिए शिक्षा का 134A में जो मैंने बताया कि एक बच्चा 5वीं से 6ठी से आता है हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम में, स्कूलों के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो उसको एकदम से मेधावी बना देंगे या इंग्लिश मीडियम के लेवल पे ले आएंगे। दूसरा, ये जो फर्जीवाड़ा जो हमने रिपोर्ट किया है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सब चुप बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका हाईकोर्ट ने जो 2 लाख की लिमिट थी वो भी नकार दी थी। तो ये कहां से ले आया कि ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिक वीकर। एक और चीज नोट करने वाली है कि किसी भी समस्या का कोई भी जो दर्द है, जो परेशानी है, जब तक वो नासूर नहीं बन जाती ना, तब तक सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? जैसा रंजीता जी भी कह रही आरक्षण में जो हरियाणा चल गया तब इन्होंने दिया। हरियाणा में 15 साल से क्या हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर पहले भी एक मुख्यमंत्री के ऊपर दाग आया। 2 साल में दूसरे बात क्या हुआ है? और आप पहली कलम वाले हैं। रमन जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए अरविंद जी, हरियाणा के बच्चों ने आपसे अच्छी शिक्षा मांगी तो आपने उन्हें गीता और गायत्री थमा दी। मेरा सर इतना ही कहना है। अरविंद जी ठीक है अरविंद जी और रमन जी, मेरा ये कहना है कि 15 साल से क्या हो रहा था, इस बात को आप उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए। हम भी उठाते हैं, हम जवाब मांगते हैं, लेकिन आपने 2 साल में क्या किया? और इसको लेकर पहली कलम से, आप लोग पहली कलम से करने वाले लोग हैं, तो पहली कलम से नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। मेरे पास वक्त कम है, मैं आऊंगा आपके पास फाइनल कमेंट में। मैं चाहूंगा प्रदीप मलिक से। प्रदीप, मैं जानना चाहता हूं आपसे, अभी जो स्थिति है निजी स्कूलों की तरफ से जो बात युद्धवीर सिंह ने रखी है, इसमें कई पहलू और भी हैं। इनके यहाँ भी छोटे और बड़े निजी स्कूल हैं जिसमें घालमेल और तमाम तरह की तालमेल की कमी है,
लेकिन इनकी बात से और सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता है उनकी बात से मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस वक्त तक में जब हम डिबेट कर रहे हैं और यह स्थिति है कि लोग सड़कों पर हैं, चाहे अभिभावक या निजी स्कूल के लोग, अभी तक तालमेल नाम की कोई चीज नहीं है और सिर्फ आश्वासन का एक पिटारा दिखाया जा रहा है। यानी ये जो 134A का मसला है, सुलझता कतई मौजूदा दौर में नहीं दिख रहा। और अगर कोई पहल सरकार की तरफ से होती है तो क्या वो वाकई सभी के लिए सर्वमान्य हो जाएगी, ये उम्मीद करें हम। अतुल जी देखिए, युद्धवीर जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो उनसे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, वो नहीं चाहते कि इस तरह ऐसे नियम बता रहे हैं। जबकि नियम तो ये भी है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए मान्यता की, उनमें से काफी पूरी नहीं करते, इसका मतलब उनकी भी मान्यता कैंसिल कर देनी चाहिए क्या? सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को और इन प्राइवेट स्कूलों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो और उस पर एक रास्ता निकले। ये आंदोलन से कोई रास्ता हल नहीं होता। उन बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। यदि उन बच्चों को, जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम उनकी फीस देंगे, तो फिर इनको क्या दिक्कत है? दूसरी बड़ी बात क्या है कि आज के समय में, आज जब पढ़ाई के, जब प्राइवेट स्कूल दूसरे हैं उनमें बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने हैं, तो इन बच्चों का तो अभी एडमिशन नहीं है, कब जाके पढ़ेंगे, कब क्या करेंगे? तो दूसरी एक बात इन्होंने, युद्धवीर जी ने जो कही वो उससे बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि जो अभी तक जो आंकड़ों का खेल है वो बिल्कुल चलता रहा है। आपको सुन के हैरानी हो गई, हरियाणा में 27 लाख बच्चे दिखाए गए थे सरकारी स्कूलों में, और जब MIS जो एक ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे बातें निकल के आई तो 22,39,000 रह गए। अब दोबारा से फिर से रेशनलाइजेशन हो रहा है, उसमें फिर एग्जैक्ट संख्या आएगी कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी स्कूल भी हमारे हैं वहां पर बच्चे इतने थे ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक उन्होंने टीचर वहीं पर रह रहे, वो कहीं ना जाना पड़े, उसकी बदली ना हो, इसलिए वो सारा हुआ। अगर ठीक से रेशनलाइजेशन जिस दिन से हो गया उस दिन इन सरकारी स्कूलों में भी पोस्टें काफी उठ जाएंगी। और दूसरी क्या बात है कि अभी तक रामविलास शर्मा जी तो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, पहले भी वो मिनिस्टर रहे हैं, वो इन समस्या को हल नहीं कर पा रही है। अपने आप में हैरानी करने वाली बातें हैं। उनके महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक 134 ठीक से लागू नहीं हो पा रहा। तो ठीक है सर, मैं रोकूंगा प्रदीप मलिक, मैं आपको रोकूंगा, वक्त मेरे पास कम है। सभी लोग फाइनल कमेंट करें, उनको तुरंत एडमिशन करवाइए। हाँ ठीक है प्रदीप मलिक, एडमिशन कराएं और तुरंत इसका हल निकालें। रंजिता जी अपना फाइनल कमेंट आप करेंगी, आप सरकार में होती या सरकार के लिए आपका क्या सुझाव होगा? जो आप नहीं कर पाए इनको तुरंत क्या कर देना चाहिए? देखिए अतुल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम लिया, लोग उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। जो बच्चियां, बाला की 2 बहनें अपनी 8वीं कक्षा में 90% मार्क्स ले रही हैं, उनको 9वीं के एंट्रेंस टेस्ट में फेल कर दिया गया है। तो उसमें भी धांधली हुई है, जो पासिंग मार्क्स दिए गए हैं, ये चेकिंग हुई है, वो ठीक ढंग से नहीं हुई है। और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने अपने 16 फैसले सुना दिए, लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिए, लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, गिरफ्तारियां हो गई, उसके बावजूद भी सरकार जो है गरीबों का हक नहीं दिलवा पाई है। तो इस चीज को लिंक डाउन करते हुए आगे जून जुलाई की छुट्टियां आ रही हैं जनाब, बच्चों का पूरा 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। इस चीज को तुरंत जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है वैसे इमरजेंसी डिक्लेयर करके आज की आज में इसका समाधान निकालिए। नहीं, इमरजेंसी तो सब लोग डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, उस पर एक अधिकार कभी रहा करता था। वैसे ये है कि लोकतंत्र बचाओ जैसे पदयात्रा निकली थी, मार्च निकला था। रंजिता जी, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस इस मसले को, जितनी गंभीरता से आप इस मसले पर चर्चा कर रही हैं, इस मसले को लेकर आप लोग भी सड़कों पर चिलचिलाती धूप में उतरिए। इससे वाकई इन पर दबाव पड़ेगा। इन्होंने पहली कलम से बहुत कुछ करने का वादा किया था लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इनको आईना दिखाना पड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से आपसे गुजारिश कर रहा हूं। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आऊं, उसके पहले मैं युद्धवीर जी आपसे जानना चाहूंगा। सब पहले ही कह रहा हूं, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, गुजारिश कर रहा हूं आपसे। अभी इस वक्त में आप बार बार एक बात कह रहे थे कि आप लोग यानी सरकार के लोग गुमराह कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं। सरकार के मुखिया आज भी आश्वासन दे रहे थे, उनका कहना जल्द समाधान निकल जाएगा। किस स्तर तक आप लोगों की बात पहुंची है? क्या समाधान की उम्मीद हम कर सकते हैं? बहुत संक्षिप्त बात रखिए। देखिए, समाधान निकल सकता है संवाद से। संवाद करना नहीं चाहते। आज भी जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम रिएम्बर्स करेंगे, कितना करेंगे इसका कोई वो नहीं दिया है। अच्छा, वो जो बस वगैरह का परमिट का है उस पे भी आप लोग अड़ गए। 825 से उन्होंने 25,000 कर दिया।
ये कोई ठीक बात है? इसको देखिएगा कि स्कूलों पर कितना दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा हमने सुना है निजी स्कूल में वो बाल अच्छा। काटने के लिए भी पैसा लेते हैं, तो वो भी तो तय होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये सब भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, जैसा मैंने पहले सर, कहा। अभिभावक क्या झूठ बोलेंगे अगर आते हैं? दूसरा मैं आपको कहूंगा, जिन बच्चों जो अभिभावक संघ, अभिभावक महासंघ हैं, उनमें ऐसे लोग बाग हैं जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, वो अपनी सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, आरटी हम क्यों चाहते हैं? आरटी ये 134A कानून जो है सिर्फ हरियाणा में है और किसी स्टेट में नहीं है। ठीक है। आरटी के मुताबिक सरकार को 65% या 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी सरकार को आपका भी हल हो जाएगा, इनका भी हल हो जाए, और बच्चे ठीक पढ़ पाएंगे, ठीक पढ़ पहली से आएंगे। हमें मौका मिलेगा कि हम उन बच्चों में से मेधावियों को छांटें, उनको पूरा मौका दें। अच्छा, वाउचर बच्चों को दे दीजिए, उनके माता पिता को दे दीजिए, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दीजिए, हमें नहीं चाहिए। और वो उन्हें डिसाइड करने दो किस स्कूल में वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये एक विकल्प हो सकता है। अरविंद जी अपना फाइनल कमेंट करें, उसके बाद रमन जी मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी। अतुल जी, सरकार का सो सीधा एक फलसफा है कि हमें तो आता नहीं और दूसरे की हम मानते नहीं। आज की इस सिचुएशन को देखा जाए और पीछे कितने जो मामले हुए उन सब में यही देखने को मिला। परंतु एक बात अब मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे और क्विक एक्शन ले, इतना टाइम इसमें वेस्ट ना करे, और जल्दी से जल्दी इस प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उनसे बात करके इस मामले को सुलझाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को, क्योंकि एक स्कूल 1000 रुपए फीस महीने के लेता है, एक 10,000, तो सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 10,000 एक बच्चे के महीने के दें। हाँ, ऑन एवरेज एक जो एक नॉमिनल सा जो चार्ज है, एक पैमाना तय करके, और जो नॉमिनल जो खर्चे हैं उसको वो चाहे बड़ा वाला स्कूल हो, 10,000 वाला, 20,000 वाला, या उसके लिए 10,000 वाला, सबके लिए वो फीस दे दी जाए। इसके लिए मैं आंकड़े दे दूं, दिल्ली सरकार पिछले साल तक 1,300 रुपए पर बच्चा पर मंथ देती थी, इस साल उन्होंने उसे 1,600 रुपए कर दिया है। हरियाणा सरकार 200 और 400 की बात कर रही है, कहाँ की ये रियलिटी है? दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, और यहाँ वाली ठीक है। तो ये सरकार तो उससे भी अच्छी है, सेंटर में है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा, क्या आरटी विकल्प है जैसा ये कह रहे हैं? बिल्कुल विकल्प है आरटी, क्योंकि इन्होंने खुद लागू किया, पीछे की सरकार करके गई और आज केंद्र में इनकी सरकार है। ठीक है, रमन जी से फाइनल कमेंट लेते हैं। रमन जी, कितनी वार्ता पहुंची है, किस स्तर तक पहुंची है, और कितना भरोसा करें? मुख्यमंत्री ने जो कहा कितना जल्दी हल निकलेगा, और इनका जो कहना है कि पैमाना ही तय नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ इनकी कुछ गड़बड़ी है, तो आप ये भी कहते हैं कि पुरानी जो नीति थी, जो पुरानी सरकारें थी, उनकी भी गड़बड़ी, यानी सरकारी नियमों में भी गड़बड़ी है। दोनों जब तक एक मंच पर आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तब तक बात हो नहीं सकती। अलग अलग आश्वासन देंगे, अलग अलग प्रदर्शन करेंगे, या फिर उस पर प्रतिक्रिया देंगे, इससे तो बात नहीं बनेगी। क्या है अभी मौजूदा स्थिति? सर, प्रदर्शन करना आज हरियाणा में एक बहुत अच्छा फैशन बन गया। जिसको राजनीति में घुसना है वो एक प्रदर्शन बना के आगे घुसता है। चलिए, वो उनकी प्राइवेट चीज है। बन चुका है। अरे आप बीच में बोलना बंद करेंगी या आप अपना झुंझुना बजाती रहेंगी? फजूल की बातें करते हैं आप लोग। मैं इतनी सी चीज बहुत क्लियरली बोलता हूँ, आरटीई 2003 में इम्प्लीमेंट 2003 में इम्प्लीमेंट करने की बात थी। 2013 तक, सॉरी आरटीई कह रहा हूँ, 134 से 2003 में इम्प्लीमेंट करने की बात थी। 2013-14 तक पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर भी अगर मैं नहीं जाऊं कि कौन जिम्मेवार था कौन नहीं था, और आज वो ढोल पीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी नहीं जाता। लेकिन पॉइंट इतना है, क्या आप एजुकेशन से विहीन कर देंगे क्योंकि कोई गरीब है? एक। दूसरा, सरकार की जिम्मेवारी है उन लोगों की तरफ जो पूरी तरह से सक्षम नहीं है। दो। तीसरी चीज, कानून ने, हाई कोर्ट ने कोई फैसले दिए हैं, उनकी भी मान्यता रखनी है, सरकार रखेगी। पॉइंट यहां इतना सा है कि जहां पे स्कूल अपने अंदर इतनी बड़ी बड़ी फीसें लेने के बाद दुकानें चलाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट साहब, तो आप उस पर कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई करिए। नहीं, मुद्दे से आपके हाथ में बात यह है कि आप बच्चों के रमन जी मेरे पास देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ। रमन जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिर्फ इतना बताइए, अगर ये गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करिए। आप सरकार है, उनका सोल्यूशन जो है वो यही है दैट वो अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो बेसिक डिमांड्स रैशनलाइज होके मुख्यमंत्री तक भेज दें। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, अब कब भेजेंगे और कब आज भेज दिए? अभी तक भेजा नहीं है। आपको पता ही नहीं मांगे क्या है?
भाई मांगे एक नॉर्मल रखी है ना, ये नहीं बोले अच्छा, एक बात बता दीजिए रमन जी, एक बात बता दीजिए, मनरेगा को आप लोगों ने कहा कि इनकी विफलता का पहले स्कूल प्रतीक वालों है को और हम गाने बाजे के साथ उसको जिंदा रखेंगे। अब यहाँ निजी स्कूल कह रहे हैं कि आरटी एक विकल्प बढ़िया हो सकता है, तो क्यों आप लोग इस पर नहीं कुछ कर अगर रहे? अकेला विकल्प आरटीई होता हाँ, तो क्या तो हाईकोर्ट, विकल्प क्या है? अकेला नहीं है तो क्या विकल्प है आपका? ये अगर आज के समय पे हाईकोर्ट ने भी 134A को स्ट्रक डाउन नहीं करा है, ठीक है, अगर मानते कर क्यों नहीं दिया आप उसे? आप अगर वो आप स्ट्रक उसे डाउन, मानते क्यों नहीं 134 के हाईकोर्ट के डिसीजन को? उन्होंने स्ट्रक डाउन नहीं करा है सर। नहीं, आपका ये जो आपने लेटर कोट किया है इसमें पढ़िए, इसमें उसमें पीछे लिखा हुआ है shutdown नहीं कि करा जिन है। स्कूलों को इनकम टैक्स रिबेट यानी रमन जी मैं ये मानूं, एक अगर आखिरी आपको कमेंट, एक रिबेट आखिरी केंद्र कमेंट नहीं दिया सरकार, जाएगा। रमन जी, प्रदेश सरकार दे रमन जी, रही है तो आपको और क्या चाहिए? रमन जी, आपको sorry, सबसे ये पहले क्या दे रहे हैं? नहीं क्या दे रहे हैं? जवाब फिर नहीं 600 दे पा रुपया रही है। 500 रुपया क्या दे रहे हैं? ये इनको पता या तो होना आपके चाहिए। पास जवाब नहीं फिर है, ये या नहीं फिर मानेंगे तो आप आपकी इन पर तैयारी कार्रवाई करिए। इसी लेटर को पढ़िए, इसी लेटर में लिखा है हम कुछ नहीं देंगे, हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। और बहुत इनको बहुत जल्दी इंटीमेट कर दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने भी तभी आश्वासन दिया है। चलिए, कि इनको मिल जाएगा। दामिनी एक पिक्चर आई थी, उसमें तारीख पर तारीख मिलती थी, आज फिर से तारीख कोई मिली तारीख नहीं है। है अब सर, काम हो तारीख रहा यहाँ है। पर थोड़ा अंतर है, लेकिन- यहाँ पे लेकिन आश्वासन मनमानी मिला है नहीं तारीखों चलने वाला, देंगे जनता तारीख के अभी भी नहीं मिली है। गरीबों के साथ मनमानी नहीं लेकिन चलने बिल्कुल देंगे। सर, ये बात जितने भी मेहमान हैं और जितने भी दर्शक हैं, हम सब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए गरीबों के साथ मजाक। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि सरकारी ये अकेली स्कूलों सरकार है, सरकारी जिससे स्कूलों गाँव और गरीब को के लिए काम कांग्रेस करती की है। सरकार या सेंटर से पुरानी लेकर सरकारों स्टेट ने, पुरानी जो भी पार्टियों की सरकार रही हो, अगर सरकारी स्कूलों को दुरुस्त रखा होता तो आज अगर ये मनमानी कर रहे हैं तो मनमानी हो नहीं पाती, पहली बिल्कुल बात। साहब। दूसरी बात कि अब आपको जो बड़ा सा गड्ढा है उसी में सरकार बनाने का मौका मिला है। अब आप ये नहीं कह सकते थे गड्ढा बढ़ा है, गड्ढा हमने बढ़ा हुआ गड्ढा है तो भरना भी है, उसको मुंह पर आपको भी पाटना भी निकल है और जल्द से जल्द समाधान निकालना है। बेसमेंट भी अब पूरा बन पैमाना जाएगा, तय बिल्डिंग होना भी बन चाहिए, जाएगी। ठीक है, लेकिन फिक्र मत समय करिए। बताइए कब तक भाई आप साहब, बेसमेंट ये बनाएंगे, गड्ढों कब को तक बिल्डिंग खाइयों में बनाएंगे। तब्दील कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया, अगर बहुत शुक्रिया सरकार सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, रमन मलिक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका, युद्धवीर जी बहुत शुक्रिया, रंजीता मेहता जी और प्रदीप मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी भी वही चर्चा जो कि हम पिछले साल कर रहे थे या उसके पहले भी होती रहे, 134 और आरटी दोनों लाने वाले कौन है, वो क्या सुझाव दे रहे हैं हमारे सामने था, लेकिन मौजूदा दौर में क्या स्थिति है वो भी हमारे सामने है। प्रदर्शन का अपना तरीका और उसमें हो सकता है कि राजनीति हो रही हो, युद्धवीर जी जैसा कह रहे हैं या रमन जी जैसा कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी सही रास्ते पर आगे कोई नहीं बढ़ रहा, या फिर कहें असल तस्वीर सामने नहीं आ रही। कब तक आएगी इसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं, अभिभावक भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ निजी स्कूल संचालक और प्लस राजनीतिक पार्टियां जो कि इस वक्त विपक्ष में बैठी हैं वो भी कर रही हैं, लेकिन नतीजा कब आएगा ये हमें पता नहीं। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।